ठीक है, देखो यार, सबसे पहले ना थोड़ा हम वो देखते हैं कि किसका कौन सा अटेम्प्ट है। संदीप, तुम्हारा पहला है। ठीक है, आईए में है। तो देखो यार, आईएमए में थोड़ा सा इजी इसलिए है, अगर हमें मैथ्स अच्छे से कर लेना तो जीके के स्कोर और इंग्लिश का स्कोर अगर थोड़ा कम भी हो तो भी बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो, अब पैटर्न की क्या बात करें, पैटर्न तो आप सबको पता ही होगा। तीन ही पेपर है, इंग्लिश, जीके और मैथ्स, है ना। जो सबसे इसमें इशू करता है वो क्या है, वो है जीके, क्योंकि यूपीएससी बनाती है तो उसका पैटर्न थोड़ा वैसा ही है, जिसमें हमें क्या है कि सारी जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। जो हमारे मेन चार कोर सब्जेक्ट हैं वो इसमें कौन से हैं? एक तो पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, साथ में ले लो करंट अफेयर्स। ये चार कोर हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो और भी हैं इसमें। हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत स्टैटिक या मिसलेनियस कह दें, अलग से जो चीजें होती हैं वो आती है ना। पहले मैं जीके पकड़ रहा हूँ क्योंकि सब जीके ही शायद, मेरे ख्याल से जीके के लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं सब लोग, है ना। जीके में इशू है। पॉलिटी के लगभग आएंगे 15 क्वेश्चन आते हैं, 15-20 भी हो जाते हैं, पहले 20 तक आ जाते थे, अभी थोड़े से कम हो गए हैं। किसी का वो ऑन है क्या, माइक ऑफ कर लेना क्योंकि रिपीट हो रही है आवाज। सतबीर, ठीक है। साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 28 से 30 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से भी अराउंड 20 क्वेश्चन। बाकी हिस्ट्री भी आती है काफी अच्छे अमाउंट में, लेकिन हिस्ट्री इसलिए थोड़ा हम लोग कम पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही वेग है, कहाँ से आ जाएगा सोर्स पता नहीं, और बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो कर सकते हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो थीम्स पढ़ सकता है। थीम्स क्या है, जो 12th की एनसीईआरटी होती है, हम लोगों ने तो साइंस ली थी, 12th की जो एनसीईआरटी है आर्ट्स वालों को पता होगा, उसका नाम है थीम्स। 3 पार्ट है, यहाँ से आप पढ़ के कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। साथ में लूसेंट की कुछ चीजें में कौन सी चीजें पढ़नी है वो कैसे पता लगेगा, जिसने पेपर दिया हो, या तो फिर आप पेपर को एनालाइज करो कि अच्छा किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन चीजों को इस लूसेंट से। लूसेंट एक बुक है जीके की, एक कंपाइल्ड वर्जन है इसमें काफी, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें अगर हमें एरिया पता चल जाए उन चीजों को पढ़ लेना है अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। और चौथा चीज जो है हमारा करंट अफेयर्स, जो कि 4 से 6 महीने का होगा बस। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा रिलाई करना है एक मैगजीन पे, यूट्यूब के कंपाइलेशन पे, जो मंथली वाली आते हैं ना सब लोग लाते हैं, उसके बाद मैगजीन पढ़ना है, और साथ में एक एक दो पीडीएफ है, मैं वो भेज दूंगा, वहां से इसे पढ़ के अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं। 1 महीने का केवल एक पेज में होना चाहिए कि अच्छा ये वाली एक्सरसाइज हुई थी, ये वाली कमीशन हुई थी, ये एयरक्राफ्ट नया हमने लिया है, ये यहाँ पे नया पोर्टल बना है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें वो एक पेज में 1 महीने का पढ़ के नोट्स बनने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं बनने चाहिए। तो देखो, अभी किसी ने अच्छा एक ने केवल पढ़ा हुआ है, बाकी पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इस पे हमें फोकस करना है, और हमारा जीके का पेपर आसानी से हो जाएगा। अब देखो, बात क्या है कि पढ़ना इतना ही है, ठीक। अब देखोगे तो सोर्सेस यार बहुत है, बहुत सारे चैनल है, मैंने पिछली वीडियो में ही बता ही दिया था कि अपने अकॉर्डिंग यूज करना है आपको, है ना। यू आर द ड्राइवर। जो चीजें खत्म करने का मूड बना लिया है उसको पहले देख लो कि मैं ये चीजें पढ़ूंगा, और ट्रस्ट मी, कोई जरूरत नहीं है कि, 1 मिनट, कोई आया है क्या, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ोगे जी के आराम से कवर हो जाएगा। अब कैसे पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो यूट्यूब का, कि है ना, थोड़ा टाइम कम लगे, थोड़ी चीजें अच्छा मिल जाए, कंटेंट मिल जाए। अपने अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को खत्म करके शॉर्ट में नोट्स बना लो, जितनी बार हो सके उसे पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, साथ में पढ़ना है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या क्या है कि कुछ चीजें रिपीट होती हैं, रूल्स वगैरह जो है ना, ग्रामर के। देखो, जैसे, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पेपर पैटर्न से बताऊं, वेटेज का नहीं मतलब है, मतलब मुश्किल है ना, इसलिए इसलिए हम मैंने जीके को पहले समझा दिया। इंग्लिश और मैथ्स तो सबको पता है, इंग्लिश में इंग्लिश आएगी, मैथ्स में मैथ्स आएगा।
3 पेपर हैं, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। जो आईएमए वाले हैं, एएफए वाले हैं, एयरफोर्स, आईएमए और आईएनए, इनको 3 पेपर देना है। यानी कि तीनों की मार्क्स को मिल करके एक कट ऑफ जाती है। और जो ओटीए वाले हैं, वो इन दोनों को मिल करके सिर्फ यही 2 पेपर देना होता है, उनका ओटीए की कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आईएमए वालों को मैथ्स भी है और उन बाकी लोगों को जो ओटीए बचा है उसके पास मैथ्स नहीं है, केवल यही 2 पेपर देने हैं। तो यही मैं बता रहा था जीके। 120 क्वेश्चन इसमें है, 120 क्वेश्चन उसमें है और 100 क्वेश्चन इसमें है। वो वाली वीडियो नहीं देखी थी क्या? 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का ये हो गया, टोटल हो गए हमारे 300 मार्क्स। एक होता है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर पेपर में इतना तो लाना ही है, वो मेरे ख्याल से 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स इन ईच पेपर मिनिमम। इसको कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ। यानी कि मान लेते हैं आपके इसमें इंग्लिश में आ रहे हैं 80 नंबर, मैथ्स में आपने लिया है 40 नंबर, 40 क्यों, जब लेना ही है तो अच्छा लेते हैं। मैथ्स में आपने लिया है 70 नंबर, कट ऑफ गई है 150। जीके में आपके मार्क्स आ रहे हैं 13, तो क्या ये क्लियर होगा 163 मार्क्स के बाद भी? नहीं होगा। तो यही कि मिनिमम जो है जीके, तो जीके थोड़ा सा टफ होता है ना, क्योंकि हम लोग अब साइंस से इधर आ रहे हैं, तो जीके से मैंने पहले बताया कि जीके कैसे कवर करना है, क्योंकि यहाँ बड़ा मुश्किल है 20 नंबर लाना इन स्टार्टिंग। अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो ये थोड़ा टफ है। जैसे जैसे आप इन चीजों को पढ़ लेंगे, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, फिर तो जितनी बार पढ़ते जाओगे मार्क्स बढ़ता जाएगा। मेरा खुद का सबसे पहली बार मेरे ख्याल से 24 आए थे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 50 प्लस टच हो गया है। तो वही चीजें हैं, जितनी बार पढ़ोगे सेम चीज पढ़ना है, वापस से उसको पढ़ते रहो, अच्छे से और डीप में पढ़ते रहो, दोबारा पढ़ोगे फिर से कुछ चीजें समझ आएंगी, तो ये हमारा स्ट्रांग होता जाएगा और जीके के मार्क्स आ जाएंगे। तो 20 मार्क्स से ज्यादा लाना ही लाना है ना जीके में। इंग्लिश में तो ऐसे ही आ जाएंगे, आज भी अगर तुम देख लो पेपर तो 20 से ज्यादा तो आ ही जाएंगे, लेकिन जीके में आ जाएंगे, इस बात को थोड़ी ना हम श्योर शॉर्ट कह सकते हैं, है ना। ठीक है, 100 मार्क्स हो गए और 120 ये क्वेश्चन हो गए। मैं क्या बता रहा था, इंग्लिश। इंग्लिश का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कैसी चीजें आती हैं। इंग्लिश में देखो बिल्कुल बहुत ही बेसिक्स, बेसिक बेसिक चीजें ही हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखो मैंने कभी वो कैब याद नहीं की है। इस एग्जाम में क्या होता है कि वो आपको स्टेटमेंट देते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो गया इसका सिनोनिम बताना, क्योंकि पढ़ के ही फील तो आ ही जाती है ना क्या हो रहा है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसे पढ़ना है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर याद करना है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ वो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। या फिर जब सारी चीजें कवर हो जाए फिर थोड़ा बहुत देख लेना सिनोनिम्स, क्योंकि उसमें भी कुछ चलता है। जो अदर एग्जाम्स वाले लोग प्रिपेयर करते हैं, बैंकिंग और एसएससी वाले, वो लोग कुछ वो याद करते हैं रूट वर्ड, जिससे कि उन्हें आसानी हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इसको पढ़ के आराम से फील लेके इसको कर सकते हो, है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पीक्यूआरएस वाला जिसे कहते हैं। एक आता है S1 S6, मतलब स्टेटमेंट 1 दी रहेगी, लास्ट का दिया रहेगा और यहाँ के 4 हमें रीअरेंज करने हैं। अब उसके बाद जो पढ़ने वाली चीजें आती हैं वो है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर के साथ साथ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट मतलब एक पैसेज है, बीच के कुछ वर्ड गायब है, गिरा पूरा पैसेज, बीच का एट, इन, देयरफॉर, ये सारी चीजें गायब कर दिया है, तो हमें देखना है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा या फिर क्या आएगा, एडवर्ब में टाइम आएगा कि टाइमली आएगा, ये सारी चीजें, जिसके लिए हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर। तो ग्रामर ही पढ़ के ये सारी चीजें कवर हो जाती है। एक है कभी कभी आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसका सिंपल सिंपल रूल है, एपोस्ट्रोफ को कॉमा हटाना है, दैट लगाना है, ऐसे दो तीन जो रूल है वो आपको पढ़ लेना है। और ये रिपीट होते हैं, रिपीट मतलब सेम ही पैटर्न पे आता है।
यूपीएससी का कोई भी चीज देख लो, आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा एनालाइज करना है कि यार ये एकदम से नया नहीं आता। अब देखो इसमें, देखो सिनोनिम, एंटोनिम, ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस, S1 S6 के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है नहीं। इसे क्या करना है, जब बाद में सिर्फ मॉक देते रहो और एनालाइज करते रहो कि ठीक से पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है, ग्रामर। ग्रामर मतलब वो फिगर ऑफ स्पीच जो उसे कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं शायद ना, पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, जितनी सारी चीजें उसको पढ़ोगे। स्पॉटिंग एरर में चीजें रिपीट होती हैं, जैसे कि वो वाला एरर ना, इफ आई वर, अगर ऐसा होता, तो यहाँ वॉज नहीं वर लगता है। ये सारे के सारे रूल्स आपको सीख लेने हैं ग्रामर पढ़ने के बाद। कहाँ से पढ़ सकते हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, या तो मैंने बताया था नीतू सिंह की पूरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। एक साथ में आती है हमारे पास पाथ फाइंडर की बुक। पाथ फाइंडर में सारा सीडीएस लेवल की ग्रामर दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ एक बार हमें ग्रामर पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, पेपर उठा के देखना है कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं, आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे थोड़े से टाइम में, कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इफ आई वर लगा देना है, अगर दैट आएगा तो उसके साथ ये लगा देना है। प्रीपोजिशन वाले जो पेयर हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा अगर नदी बह रही है, मैं उसमें जंप कर रहा हूँ, तो आई जंप इनटू द रिवर, कब ऑन आएगा, एट आएगा, ये सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ से हमारा क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, सब। स्पॉटिंग एरर भी यहीं से हो जाती है, कंप्लीशन भी यहीं से हो जाती है। तो बेसिक इंग्लिश है, जब जिसको इंग्लिश आ जाएगी तो वो सुन के ही खटक जाता है ना, कि यहाँ पे यार यार टाइमली तो नहीं हो सकता, टाइम लग रहा है, तो वो सुन के ही समझ आ जाएगा। एक बार बस ग्रामर अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी इंग्लिश में जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना ज्यादा बेहतर, ताकि हमें जीके और मैथ्स में कम लाना पड़े। और हाँ, अच्छा, दो लोग, दो तरीके के लोग इंग्लिश, देखो जिसकी वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, एक क्या करना, अभी इंग्लिश का मॉक दे देना। कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा किसी ने, ग्रेड अप या कहीं कोई भी वेबसाइट जो भी लिया हो, बहुत सारे फ्री भी है। एक मॉक दे देना पिछला, आप लोग कौन सीडीएस टू 2023 दे रहे हो ना, तो सीडीएस टू 2022 का जो इंग्लिश का पेपर है, उसका एक मॉक दे देना आज ही, विथ नो प्रिपरेशन, कोई जरूरत नहीं। सिर्फ ये चेक करना आपका रॉ स्कोर कितना है, कि आपको इंग्लिश कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अभी कितना आता है। मतलब अपने लिए चेक करना कि 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, या 60 आ जा रहा है, या 65 आ जा रहा है, जिससे कि पता चल जाएगा आपको कि अरे वाह, इंग्लिश तो मेरी ठीक है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। या अगर किसी को लगे कि अरे यार मेरे तो कम है, तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है, बल्कि बहुत ही शिद्दत से इसे प्रिपेयर करना है। दूसरे को जो थोड़े, जिनकी इंग्लिश में स्पीकिंग थोड़ी सी ठीक है, तो उन्हें भी थोड़ा सा कम मेहनत में भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक बार ग्रामर पढ़ लो, और अगर आपको थोड़ी सी स्पीकिंग स्किल ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सुन के ही खटकने लगता है ना, ट्रस्ट द ईयर्स। वो आपका कहानी बताने लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है। लेकिन ये कब बताएगा, जब ये पढ़ा हुआ हो, जब ये ग्रामर पढ़ा हुआ हो। तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इंग्लिश की, क्योंकि आप बड़े ही कम टाइम में इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेंगे। यू नीड लेस टाइम। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, किसको कितनी लेवल की ग्रामर आती है और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, और पढ़ लेना है। तीसरा बचा मैथ्स। अब देखो मैथ्स में सारे साइंस से हो, लेकिन इसमें क्या है कि वो वाली मैथ्स नहीं है, कि डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, 3D ज्योमेट्री, ये सारी चीजें नहीं है। ये वो वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आती है मैथ्स, इसे क्या कहते हैं, कौन सी मैथ्स कहते हैं, मैं तो एप्टीट्यूड वर्ड यूज करता था। क्या लिखा होता है यार उसमें पेपर में मैथ्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स शायद। देखो मैथ्स के जितने भी टॉपिक है ना, पहले से हमें हमें पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। जैसे कि टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो इजी वाले हैं। क्या चीज, चलो, ट्रिग्नोमेट्री है, और क्या चीज, बताओ यार, रुक जा रहे हो। देखो मैथ्स में ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम,
टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जितनी भी चीजें हैं, इसको हमें पहले एक बार सीखना है। कहाँ से सीखना है? अब देखो, मैंने ये यूट्यूब से नहीं सीखा था, मेरे कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट था, तो मैं यूट्यूब के किसी टीचर को मैं रिकमेंड कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैंने सीखा नहीं किसी टीचर से। आप अपने हिसाब से देखो, जो टीचर पसंद आए उससे टॉपिक वाइज सीख लो। टॉपिक वाइज खत्म करना मैथ्स को। टॉपिक वाइज सीखने का मतलब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, वो कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक भी होती है, वो पता ही होगा ना आप लोगों को। 15 ये लिखा, यहाँ 30 लिखा, इसका एलसीएम ले लिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ लिखा, फिर यहाँ वन डे वर्क आ गया, आंसर आ गया। टैप वाले क्वेश्चन, तीन चार, पाँच छः या आठ टॉपिक्स में मैंने वीडियो बना रखी है, मुझे कित पता नहीं है। तो उन टॉपिक्स, अच्छा, इसका मैं क्या कह रहा था, ये जो सारी चीजें हैं, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, और इसमें दो तीन चीजें होती हैं, ये सारे इन चीजों को टॉपिक वाइज पहले खत्म कर लो। टॉपिक वाइज यूट्यूब से चाहे सीख लो, जो टीचर पसंद है, या तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, तो मेरी प्लेलिस्ट में सीडीएस और एफकेट के लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहीं से। 7-8 वीडियो हैं, सारे तो नहीं बना पाया था मैं। तो इसको पहले सीख लो, किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बेसिक एकदम। उसके बाद स्पीड पे काम करना। सबसे पहले स्पीड पे काम मत करना। सबसे पहले लर्न कि हाउ टू सॉल्व। उसके बाद धीरे धीरे वो आपकी पेस आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी में करना है, ताकि टाइम कम लगे हर क्वेश्चन को करने में। सो वी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द अटेम्प्ट्स। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मुझे बहुत जल्दी करना है क्वेश्चंस को। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप घर पे सीख रहे हैं, तो आराम से करना क्वेश्चंस को। क्यों? ताकि वो सारी चीजें दिमाग में एक एक करके वो लेयर बाय लेयर आ जाए समझ। उसके बाद जब सारे टॉपिक सीख लिया, क्वेश्चंस लगा लिए, 20-40 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अब आप फोकस करना कि अब मुझे क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट में काम करना है, ताकि मैं टाइम कम लगा सकूं, टाइम कंस्ट्रेंट। अगर टॉपिक सीखने के बाद तुरंत आप ये कोशिश करोगे कि यार मैं जल्दी लगाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा यार मिस हो जाएगी कुछ चीजें। इसलिए पहले अच्छे से देख लेना क्वेश्चन कैसे होता है। उसके बाद क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट के साथ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, स्पीड अप। और इन सबको करने के बाद प्रैक्टिस करना है। चाहे तो मॉक टाइप का दे दो, फुल लेंथ मॉक दे दो, टेस्ट प्रैक्टिस दे देना, या अपने से ही कर लेना। ये क्यों करना है? अब देखो, ऐसा मत सोचना कि आंसर निकालना है। जब वहां पे सीडीएस का पेपर है ना, तो ऐसा मत सोचना कि हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। हमें बस आंसर निकालना है। सॉल्व करके आंसर लाओ, चाहे दिमाग लगा के आंसर लाओ, चाहे मेडिटेशन करके कोई ध्यान से तुम्हें अंदर से आ जाए, आत्मा से आवाज कि यही है इसका आंसर। आंसर लाना है यार। तो इसके लिए एक और मेथड कौन सा आता है, यूज ऑप्शंस। तो जो लोग नए हैं इसमें, एप्टीट्यूड में, वो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाते ठीक से, कि ऑप्शन को कैसे यूज करके आंसर लाना है। अगर यहाँ पे कोई स्पीड दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी ऐसी बात है, ट्रक इतने बजे गया, इतना बजे इतने बजे आया, बताओ उसकी स्पीड 60 kmph थी, 40 kmph थी, 30 kmph थी, 20 kmph थी। तो या तो इक्वेशन इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। एक दूसरा मेथड यूजिंग ऑप्शंस भी तो हो सकता है ना। अगर आपको दिख रहा हो, लग रहा हो कि यार 60 सब डिविजिबल सा दिख रहा है, तो यही आंसर मान लो और उसको वहां पे वैल्यू डाल दो। सब कट पिट के सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही तो आंसर हो गया। अब कौन सा ऑप्शन उठाना है, ये थोड़ी प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाओगे। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है मैथ्स में, कि सॉल्व करके ही आंसर लाओ ये जरूरी नहीं। ऑप्शन यूज करके भी आंसर लाओ, या चाहे जैसे लाओ। जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि इसमें टाइम का बड़ा इशू है। 50+ क्वेश्चन आपको करने हैं 100 में से। बड़े आराम से, बड़े आराम से क्वेश्चन तो नहीं होंगे, प्रैक्टिस लगेगी। इन सारी चीज़ों को सीखना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, स्पीड इंक्रीज करोगे, तो 50+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। मैंने जो किया था, तो 65 या 67 मेरे ख्याल से पहली बार जो मेरा था सीरीज, उसमें इतने अटेम्प्ट थे। तब मैं पढ़ के गया था। उसके बाद मैंने देख लिया कि ठीक है, अटेम्प्ट ठीक है, तो अब मैं पढ़ के नहीं जाता हूँ, पर मेरे अटेम्प्ट थोड़े थोड़े कम हो गए। तो आप जब पढ़ोगे तो 67 से बहुत ज्यादा चले जाएंगे, है ना।
नहीं, मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ना यार, एक एक करके तो डिस्कस किया। पहले जीके किया, उसके बाद मैंने इंग्लिश डिस्कस किया, उसके बाद अभी। हाँ, मैं मैथ्स मैथ्स को बोल रहा हूँ, मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स सबकी अलग अलग वो है यार। कुछ लोग 40 कर पाते हैं, कुछ लोग 60 कर पाते हैं, बाकी और लड़के हैं कुछ लोग 75 भी कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से उस टॉपिक को सीखना और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो करने की कोशिश करना। 50 प्लस तो हो ही होने ही चाहिए घर पे, मतलब इतना करके जाओ प्रैक्टिस कि 50 प्लस अटेम्प्ट तो आराम से हो जाए। है ना, जिसकी मैथ्स अगर बचपन से अच्छी रही है ना, अच्छी रही है, उसने बचपन में खूब आर डी शर्मा सॉल्व किया है, उसके बेसिक्स एकदम क्लियर है, तो उसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ज्योमेट्री मेट्री है, कुछ लोगों को डर लगता है, अब कुछ लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन में इतने एनसीईआरटी आर डी शर्मा सब सॉल्व भी किया है। ये एंगल अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये तो कभी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। है ना, ये सब बचपन में करते थे ना। अब ये वो है क्या कहते हैं, सर्कल, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एकदम बेसिक वाली चीजें जितनी है। दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इनके साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा थ्योरम करते थे। तो जिन्होंने अगर बचपन में अच्छे से मैथ्स पढ़ा था ना, तो उन्हें थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सब बेसिक से रिलेटेड रहती हैं। तो उन्हें और जल्दी समझ आ जाएंगी चीजें, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप मैथ्स में कर सकते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटा हमने पेपर पैटर्न, क्या क्या आना है, क्या क्या अप्रोच है, ये सारी चीजें सीख ली। अभी तक किसी को कुछ पूछना, कुछ डाउट, कुछ ऐसा लग रहा हो छूट गया हो तो बताओ। हम्म, सब क्लियर है अभी तक? हम्म। हम्म। अच्छा। हाँ ठीक है, नोट्स वाले पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेता हूँ, नोट्स। ठीक, नोट्स हम डिस्कस करेंगे। और कुछ, और अभी तक का कोई डाउट? कौन सी? ये वाली कौन सी? अच्छा। हाँ यार, नहीं नहीं, यूट्यूब की हेल्प लो, लाइन बाय लाइन पेंसिल लेके आराम से पढ़ो। और कोई रास्ता नहीं है यार, पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्या चीज है? हम्म। हाँ हाँ। हम्म। नोट्स, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे वो इसमें हम देख लेंगे। जैसे तुमने वो पढ़ा ना नेबुला और क्या क्या थे, मुझे अब कम याद है क्योंकि अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इसके अपने नोट्स बनाओ खुद के, खुद के नोट्स बना लेना पढ़ने के बाद, 2-3 बार पढ़ने के बाद। चलो हम अब डिस्कस कर ही लेते हैं नोट्स। देखो ये वाली जो आपकी प्रॉब्लम है, कि भूल जाते हैं चीजें ना, उसके लिए नोट्स बनाना है। अब नोट्स देखो, कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लो पहले बुक, 2 टाइम्स, उसके बाद बनाना। और मेरे पास जैसे पॉलिटी वॉलिटी के हैं तो मैं भेजता हूँ, उससे हेल्प ले लेना। सेम एज इट इज मत बनाना, क्योंकि अब हर आदमी के नोट्स अपने अलग क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मुझे जो चीजें बहुत अच्छे से याद है वो मैं नोट्स में लिखूंगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? क्योंकि नोट्स में कम लिखो यार, कम लिखो। जो चीजें याद है वो उसको लिख लिख के बढ़ाना थोड़ी है। मैं कोई विनय पब्लिकेशन की किताब थोड़ी खोल रहा हूँ कि डूइंग दिस 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 इज नोन एज दिस, द फलाना कैन बी एक्सेस्ड बाय दिस आर्टिकल। ऐसे तो बनाना नहीं है। बस मुझे लिखना है ऐसा कि मुझे समझ आ जाए। मान लो मैंने ऐसे लिखा, आर्टिकल 352 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लिख देता हूँ। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाना जो आपको समझ आ जाए। अब ये किसी और को दोगे, कोई मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, उसे पकड़ा दो तो कहेगा हाँ क्या करूँ उसमें। लेकिन ये तो खैर वैसे समझ भी आ जाएगा। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाना है जो आपको समझ आ जाए। 2 बार पढ़ लेना एनसीईआरटी। लोग 3 बार कहते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम। तो इतना टाइम नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं। 2 बार पढ़ लेना, एक बार पहले पढ़ना केवल एनसीआर पेंसिल लेके, नोट्स बनाना, दोबारा फिर पढ़ना, और इस बार नोट्स पॉइंट फॉर्म में अपने हिसाब से एरो डायग्राम लगाते हुए बनाना। मैं ये नेबुला वुबुला वाला ना एक नोट्स का मैं सैंपल तुम्हें भेज दूंगा अपना वाला। ऐसे बनाया हुआ था मैंने कुछ, नेबुला ऐसे लिख लो,
क्या है कि प्लैनेट्स, मैं थोड़ा गलत बता सकता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कुछ भी। प्लैनेट्स आर स्टार्स ऐसे कुछ करके। कब दिया यहाँ पे ईयर लिख लो, 1976। फिर और थे कोई दो लड़के थे, जिन्होंने कहा था स्टार, यार याद नहीं आ रहा अब तो कुछ भी। हेस लॉ था क्या, कोई हेस था, उसका यहाँ पे लिख लो उसने क्या दिया। फिर लिख लो थॉमस, उसने दिया बिग बैंग। बिग बैंग के नीचे लिख लो 196 बिलियन ईयर एगो। ये सब मैं रैंडम डेटा कह रहा हूँ, डेटा गलत हो सकता है। इस तरीके के नोट्स बनाने की जरूरत है यार। जितनी कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं उनकी थोड़े क्लियर नोट्स होने चाहिए। जैसे ये बहुत सही तुमने पॉइंट आउट किया था, मैं भी इसमें बड़ा ही कंफ्यूज हुआ था। जो कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं, कंफ्यूजिंग, उनके बहुत ही क्लियर नोट्स बनने चाहिए। ठीक है। जो बहुत ही बेसिक्स वाली चीजें हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये वाली इमरजेंसी, उनके, इनके क्लियर नोट्स नहीं, उनके पास आप पिन पॉइंट नोट्स बना लो, है ना, पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। ये कब बनाना है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 2 बार कम से कम पढ़ लेना। वरना अगर पहली बार के बाद नोट्स बनाओगे तो जैसे हम लोग करते थे, ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे नोट्स बनेंगे, एटम, फिर आप लिखोगे यहाँ मॉलिक्यूल, फिर यहाँ लिखोगे ग्रुप ऑफ एटम्स आर नोन एज एटम। ये नहीं करना है। वी आर नो मोर इन 9th स्टैंडर्ड। ना ही हम अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें खूब छापम छपैया करनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सब काम की चीजें लिखो, कि अच्छा एटम था, मॉलिक्यूल था, एलिमेंट था। अब एलिमेंट का फाउंडर कौन था ये पूछ लेता है वो, कि एलिमेंट सबसे पहले किसने वो किया, सिंबल किसने यूज किया। तो एलिमेंट यहाँ लिखो, यहाँ लिखो सिंबल, यहाँ लिखो बर्जेलियस, यहाँ लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ लिखो लेवोइजियर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज है वो मत लिखो अपने नोट्स में, ये तो पता होना चाहिए। फिर यहाँ लिखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ लिखो किसने दिया था, याद है किसी को? दो आदमी थे, लेवोइजियर और यहाँ पे कोई था, जोसेफ प्राउस्ट था क्या शायद। क्या है ये मत लिखो नोट्स में, है ना। इस तरीके से नोट्स आपके थोड़े कंसाइज बनेंगे। और अगर आप भूल रहे हो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो वापस से आप एनसीईआरटी खोलो और उस चीज को पढ़ो, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। 1-2 बार पढ़ लोगे तो वो चीज याद ही रहेगी। नोट्स में सिर्फ ऐसी वाली चीजें होनी चाहिए जो कि हम भूलते हैं, जो कि हमारी कंफ्यूजिंग पेयर है, या फिर जिनको हम और अच्छे से डायग्राम बना के समझना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला था ना, यहाँ पे चीजें ज्यादा थी, नेबुला हाइपोथेसिस वाली जो चीजें हैं, यहाँ पे इस तरीके के नोट्स बने। ठीक है, नोट्स का क्लियर हो रहा है, कैसे क्या चीज नोट करनी है, क्या चीज नहीं नोट करनी है। मान लो कोई मजेदार कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं, पहली बार आपने पढ़ा, मान लो मल्टीपल प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया 9th में ही, जो कि है नहीं, तो अब आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लेना। आपको नया लग रहा है अपने हिसाब से, है ना। बस ये चीज जानो कि हर चीज नहीं नोट करना है, 9th 10th 11th की तरह नोट्स नहीं बनाना है। सिर्फ काम कीजिए, नोट्स बनाना है और वापस से एनसीईआरटी पढ़ते रहना है ना। वो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई खुद से आंख बंद करके क्वेश्चन तो नहीं निकालते हैं। ठीक है, नोट्स इस तरीके से बनेंगे। और ठीक है, नोट्स पे डाउट हो ना सतबीर को, सतबीर और कोई डाउट रह रहा है क्या नोट्स का, नोट्स कैसे बने? नोट्स ऐसे ही बनाना और 2 बार पढ़ के बनाना, क्योंकि 3 बार के लिए इतना टाइम नहीं है, हमारा ये सीडीएस का एग्जाम है। अब देखो, सबसे पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी ये बताओ कि मैथमेटिक्स कैसा है, मैं मैथ्स जानना चाहता हूँ तीनों लोगों का। ठीक ठाक है, बहुत अच्छा कोई ऐसा है जो बता सके कि हाँ मेरी तो अच्छी है मैथ्स? अच्छा, कैसा रहा मतलब, आयुष्मान का कैसा है? 37 अटेम्प्ट है या आंसर? 20 तो बड़ा कम है यार। नहीं, 20 तो कम है, तुम्हें ना काम करना पड़ेगा, है ना। या तो अभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा इसलिए 20 आया होगा। 35, हाँ तो अभी फिर मैं तीनों को कहूंगा कि अभी तीनों इंप्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, अभी तो काम करना। मैनेज क्या, क्या नहीं हो रहा टाइम मैथ्स के पेपर में? खुद से पढ़ने में, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है? अच्छा, इसमें मैं बोलने के लिए वो तो नहीं हूँ, मतलब मैं, मेरे पास ऐसे कोई क्रेडेंशियल है नहीं कि मैं इस पर किसी को गाइड करूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, लेकिन एक मैं थोड़ा बहुत जैसे मैं करता हूँ मैं बताता हूँ कुछ। टाइम मैनेजमेंट, हाँ जी। हम्म।
नहीं, इस बार तो इस बार थोड़ा सा टफ भी था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं जो तुम्हें फंसा देंगे। ये वो एग्जाम नहीं है जैसे कि जिसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन करके आने, जैसे एसएससी वगैरह है। मैंने ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एसएससी मान लेते हैं, एसएससी सीजीएल, इनके क्वेश्चंस शायद इतने वो नहीं है। इसमें आपको क्या है कि सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। सीडीएस का मैथ्स क्या है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही वैसे बना रखे हैं, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, वो है, करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और फंस भी जाओगे। तो ये भी देखना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। 100 के 100 क्वेश्चन इसमें करने ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन अगर तुम्हें लगे कि यार इसमें फंस जाऊंगा, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ 2-2.5 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जिसके अभी बताया मेंसुरेशन वाला, मुझे याद आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन था, मैंने मैंने भी नहीं किया। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 100 में 100 लाना हमारा मकसद नहीं है। कोई क्वेश्चन था बड़ा अजीब सा था, यहाँ पे था। मैं भी ऐसे थोड़ी देर देखा कि हाँ नहीं हो पाएगा मेरे से, इसका एरिया कैसे निकलेगा, नहीं हिट कर रहा है। तो अब ज्यादा टाइम मत देना, है ना। तो ऐसे जिन क्वेश्चंस पे तुम फंसे हो, बता रहे हो कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के, और फिर भी आंसर नहीं है, तो हो सकता हो कि तुम्हें थोड़ा पहले ही छोड़ देना था उस क्वेश्चन को, है ना। लगे रहे होगे, टाइम भी चला गया। तो मैथ्स में ये भी आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, अपने अपने हिसाब से, जिसको जो पसंद हो। जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन तो कर लो, जैसे मुझे भी पसंद है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं मुझे थोड़ा कम मजा आता है। तो मैं देखता हूँ कि अगर इजी सा लग रहा है तो मैं करता हूँ, वरना छोड़ देता था, है ना। पेपर तो निकल ही रहा है, बस वो क्वेश्चन करना है जो हमें आते हो, जो इजी हो। पूरे पेपर में 50 60 70 क्वेश्चन जो जो है उनको करना है, बाकी नहीं करना है। देखो, स्ट्रेंथ और बाकी, और किसी का वो बताओ यार। अच्छा, इंग्लिश भी नहीं देखा है तो ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ एक बार इंग्लिश का भी मॉक सब लोग दे देना, है ना। अपने हिसाब से एक रॉ स्कोर देख लेना। ये मार्क्स मुझे बताने के लिए नहीं है कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्क्स देखना, ताकि आप ये देख सको कि इंग्लिश में कितने मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए। किसी के 65 आ रहे हैं तो उसको ये बात पता चल जाए कि यार ठीक है, मेरी इंग्लिश इस लेवल तक की है, ठीक है। और बैकग्राउंड तो देख लिया मैंने, सभी का साइंस है, तो चीजें जल्दी सीख जाओगे यार, मैथ्स वाली चीजें भी और इंग्लिश भी। कट ऑफ मैंने बता दिया, कट ऑफ का आइडिया सभी को हो ही गया ना। 150 140 प्लस रखो, आईएम में मिल जाएगा। 150 का टारगेट लेके चलो आराम से, सभी को आईएम में मिल जाएगा। 70 इंग्लिश का मान लो, एक रफ अगर हम दें, सबका अलग अलग होगा ये, पर एक रॉ कहें, मान लो कोई स्टूडेंट है आइडियल, आइडियल वन, कितना एक रफ एस्टिमेशन लगाएं, अगर 70 यहाँ आ जाए और 50 55 यहाँ आ जाए, कितना बचा, और 40 के अराउंड यहाँ आ जाए, 70 30 100 110 160, मान लो थोड़ा थोड़ा कम भी हो जाए, यहाँ अगर 35 भी हो जा रहा है तो भी आराम से क्लियर है ना, 160 दिख रहा है ना। कोई ये रैंडम डेटा नहीं है यार, इंग्लिश में इंग्लिश 70 ला सकते हो, जीके पहली बार पढ़ रहे हो तो 35 से 40 के बीच भी ला सकते हो, सही से पढ़ना है उन्हीं चीजों को। और मैथ्स के अटेम्प्ट हो सकता है थोड़े कम हो जाए, किसी के ज्यादा हो जाए, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना करना है और यहीं से निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा टारगेट। ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जब थोड़ा मॉक वॉक दोगे तो पता चल जाएगा कि मैं इंग्लिश में क्या पता 80 ला पा रहा हूँ और इसमें कम ला रहा हूँ, या फिर मैथ में मैं 70 कर ले रहा हूँ, तो तुम्हें जीके में थोड़ा सा कम लाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात की बात है, ये बात की बात है। अभी तो सब सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर हम सब्जेक्ट देखें, यही है 4 सब्जेक्ट। अच्छा, ये मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही, है ना। साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, इन 4 महीने में पहले इनको घोल के पी लो। टाइम बचता है तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सेलेक्टिव चीजें मैं आराम से गाइड कर दूंगा, कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है। और साइंस में बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो पढ़ना है अच्छे से, केमिस्ट्री पढ़ना है अच्छे से, फिजिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस से हो तो फिजिक्स की बहुत ही बेसिक्स टाइप की चीजें आती हैं, तो कर ही लोगे यार, है ना। ग्रेविटेशन का आ जाता है F=g m1 m2/r², या फिर एक बार आया था एक्सेलरेशन, ये वाला न्यूमेरिकल, पावर, सिंपल चीजें आती हैं, कम पढ़ने से भी जल्दी रिवाइज कर लोगे। 11th 12th में इतनी भर भर के फिजिक्स पढ़ी है कि ये हल्का लगता है थोड़ा, लेकिन बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल हल्का नहीं लेना है। और ये भी नहीं कहना है कि यार हम तो मैथ्स से थे, बायो नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ोगे। When being from science, we can study geography, we can study polity, history, why not bio?
ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट ही है, पढ़ोगे मजा आएगा। अब मजा आएगा यार, पहले नहीं आता था। तो बायो भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, यही पढ़ना है। पहले बायो पढ़ना, तो नाइन्थ की बायो पढ़ लेना 4 चैप्टर, फिर टेंथ की बायो पढ़ लेना 4 चैप्टर, बायो हो जाएंगे खत्म। बायो की प्लेलिस्ट अभी मैं लाया नहीं हूँ, शायद अगर टाइम हो मेरे पास तो लाऊंगा। बिल्कुल पढ़ो यार, बिल्कुल पढ़ो यार, यूट्यूब से बस ये देख लो, जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं, आरओआई जिसे कहते हैं। पता चलो तुम 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो, जो कि तुम सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग में कर सकते थे, तो क्या मजा आया। मान लो तुम्हें कोई ऐसा एजुकेटर दिख रहा है जिसकी 1 घंटे की वीडियो तुम्हारे 3 दिन की रीडिंग होती, 3 आवर्स की रीडिंग होती, या फिर उसकी 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद तुम अब उन चीजों को 1 घंटे और पढ़ के, जो कि 3 घंटे लगते तुम्हें खुद से, काम आसान हो जा रहा है। तो वो अपने हिसाब से अपने अपना एजुकेटर देख लो, और बाकी रीडिंग पे फोकस करो यार। रीडिंग पे सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई मत करना। हेल्प ले लो, हेल्प बिल्कुल ले लो। अब जैसे मैंने ये 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी, और अब मैं एनसीईआरटी के लिए मैं बताऊंगा किस वीक में क्या क्या करना है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले या तो साथ साथ वो वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो देख सकते हो, अगर किसी को ठीक लगे तो। है ना, वीडियो 1-1 घंटे की है, उसमें शायद एक एक चैप्टर है। आराम से 1.25 1.5 पे करके उसको पहले देख लो, और उसके बाद एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बिल्कुल छोड़ना मत कि बोल्ड लेटर्स पढ़ लिया, समरी पढ़ ली, नहीं। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है पूरा लाइन बाय लाइन। और नोट्स एक भी मत बनाना। नोट्स के लिए मैं जब एक वो भेज दूंगा, उसके बाद क्या है, वापस से पढ़ के फिर नोट्स बनाना, वरना सब कुछ सब छापते रह जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बायो की नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है साइंस। पॉलिटी के लिए पता ही है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है वो एक वीडियो में बता रखा हूँ, पर मैं जब डेली टारगेट्स दूंगा, वीकली टारगेट, तो मैं बता दूंगा ये कंप्लीट करके आओ। फिर जब अगली मीटिंग होगी उसमें हम मिलेंगे, मैं इसका फोकस एरिया बता दूंगा। पहले तो आपको पूरा ही पढ़ लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है, जो जो चैप्टर बताऊंगा उसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने पेपर देखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ ना कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ये वाला आया हुआ था, थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ, याद है जो। वो आपको अच्छे से फिर से पढ़ के, फ्राइडे मीटिंग रखेंगे, फ्राइडे ही, आज फ्राइडे ही है, फ्राइडे नाइट, सैटरडे संडे वापस से इन्हीं चीजों को रिवाइज करना, जो चीजें मंडे टू फ्राइडे में आपने पढ़ा है। समझ आ रहा है ना ग्राफ क्या है? मंडे टू फ्राइडे आप खुद से पढ़ोगे, फ्राइडे को हमारी यहाँ मीटिंग हो जाएगी, सैटरडे संडे वापस से इन्हीं चीजों को अच्छे से कंप्लीट करके, वापस से पढ़ के, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के, किसी को नोट्स बनाना हो जल्दी ही तो पॉइंट फॉर्म में नोट्स बना लेना। फिर अगले दिन मंडे टू फ्राइडे टारगेट कंप्लीट करना, फिर हम फ्राइडे की रात को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। करंट अफेयर्स के लिए भी बता ही दिया, मैगजीन आखिरी में पढ़नी है। साथ में कोई पढ़ता होगा न्यूज़पेपर तो साथ में पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी को मन हो कि लास्ट में इकट्ठे 4 मैगजीन पढ़ूंगा, तो वो भी हो जाता है। मेरा हो जाता था, आपका भी हो जाएगा। लेकिन कोई साथ में करना चाहता है तो महीने खत्म होते ही मैगजीन उसकी पढ़ लेना। ठीक है। मैगजीन यार मैं तो उसकी लेता था पहले, ग्रेड अप की अवेलेबल थी, 30-35 पन्ने की आती थी, फ्री में अवेलेबल थी इसलिए ना। बाकी जिसे जो अच्छा लगे वो ले लो। ग्रेड अप की आती थी, और एक जो विजन की मैगजीन है उसको अगर यूज करना सीख गए हो तो ही देखना, वरना मत देखना। विजन की आईएएस में मैगजीन किसी ने देखी है? 100-150 पेजेस की होती है। इसको सब नहीं पढ़ना है, बात ये। इसमें दिए होते हैं आर्टिकल, जो एडिटोरियल पेज होता है, कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, एयर इंडिया बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन के क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ये लोग पूरा मंथली का आर्टिकल लिखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इफेक्ट्स, या फिर अभी क्या चल रहा है, जैसे मान लो खालिस्तान का चला था, यहाँ खालिस्तान ऐसे करके पूरा आर्टिकल रहता है। हमें आर्टिकल नहीं पढ़ना है। इसी इंडेक्स में जब जाओगे, इंडेक्स इंडेक्स में एक कॉलम होता है, न्यूज, कुछ होता है यार, न्यूज इन बॉक्सेस, देखा है क्या? मैगजीन नहीं देखा है? शॉर्ट्स में दिया होता है, हाँ। उसको देख लेना, उसको देख के कि ये कमीशन हुआ, ये क्या हुआ ना, स्टैटिक चीजें यहाँ से मिल जाएगी। वही चीजें हमें पढ़ लेनी है, उसको नोट्स में यूज कर लेना। इसको पूरा मत पढ़ने बैठ जाना है, टाइम वेस्ट है ना, व्यर्थ का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखना है। काम की चीजें पढ़नी है। अगर सब ऐसे पढ़ने लगोगे तो बहुत कुछ है यार पढ़ने को, बहुत कुछ है पढ़ने को। अब मजे की बात तो यही है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है।
लेकिन जब ऐसा देखोगे कि तो लगेगा अरे वाह, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ये वाला पढ़ना है, इसका ये वाला पढ़ना है, इसका ये वाला पढ़ना है। तो जब ये पता रहेगा तो सारी चीजें कवर भी हो जाएंगी और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। वरना फिर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो हो सकता है आप ये वाले बॉडी कवर कर रहे हो, पेन चेंज कर लो, नहीं होती है इसमें। इधर वाली चीजें कवर किए जा रहे हो, सब्जेक्ट तो कवर कर रहे हो, लेकिन क्या कवर कर रहे हो जो पूछना पूछा नहीं जाएगा या बहुत ही लेस चांस है कवर करने की, है ना। तो ये नॉट रेलिवेंट है, ये वाली रेलिवेंट है। ठीक है, तो मैगजीन कोई भी ले लो, ग्रेड अप की या फिर कौन सी बताओ यार, मैं तो यही पढ़ के जाता था। उसमें ऐसे आता ही है, नेशनल न्यूज, फिर आता है इंटरनेशनल, फिर आता है स्टेट न्यूज। तो स्टेट वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, इन दोनों में देख लेना, जो काम की चीजें उसको डिब्बा बना लेना। और साथ में मैंने वो बताया था एक गौरव गर्ग सर की एक वो पीडीएफ, स्टडी आईक्यू चैनल तो जानते ही होगे, स्टडी आईक्यू के। हाँ, 300 वाली, 300 वाली। उसमें भी सब कुछ नहीं देखना है, सब काम की चीजें देखना है। ठीक है, 300 MCQ की पीडीएफ देख लेना। ठीक है, मैंने ग्रेडअप यूज किया था यार, इसलिए मैं एक ही का नाम ले रहा हूँ, किसी और का मैं यूज किया होता तो वो भी बता देता। ठीक है, बाकी देख लेना एक दो मैगजीन अलग अलग कोचिंग की जो तुम्हें ठीक लगे, वो कर लेना। ठीक है, अभी तक कोई शंका दुविधा? हाँ यार, एक बार मॉक इंग्लिश का देख लेना आज, कि इंग्लिश में कितने आ रहे हैं। अगर लगे कि हाँ इंग्लिश में भी ज्यादा कम है तो इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना, वरना जीके पढ़ो अच्छे से, क्योंकि जीके में मार्क्स लाने हैं ना यार। यार ये पर्सन टू पर्सन अपना अपना काम करेगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं ये वाली स्ट्रेटजी अगर दूँ, देखो यार मैं इसमें कैसे बताऊँ, मुझे तो लगता है ये पर्सनल पर्सनल ही है। मैं जब पढ़ता था, मैं एक ही सब्जेक्ट एक बार में पढ़ता हूँ। मैं अगर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। अब ये आपको सूट करेगा कि नहीं मैं नहीं समझ पाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये दोनों साथ में चलेगी, फिर अगले दिन इंग्लिश और मैथ्स ये साथ में चलेगा, डे 1, डे 2, फिर डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, ऐसा भी आप देख सकते हो। यार ये आपको जो सूट करे ना, ये वैसा करना पड़ेगा। माइक ऑफ कर लेना। अब जैसे मैं वैसे ये यूज करता हूँ, मैं इतना बता दूं, मैं यूज करता हूँ बचपन से यही वाला और मुझे ठीक लगता है। हाँ, कभी कभार मैंने ऐसे किया होगा, जैसे एग्जाम करीब आ गया तो मुझे लगा कि अरे यार इंग्लिश भी जरूरी है, तो मैंने एक दिन में इंग्लिश को भी साथ साथ करना चालू कर दिया। लेकिन अगर मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं एकदम फ्रेश पढ़ रहा हूँ, फ्रेश माल, मान लो एकदम फ्रेश माल हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हमें बिल्कुल नहीं आती, तब तो मैं कहूंगा यही वाला अप्रोच यूज करो, कि पॉलिटी रगड़े रहो, पॉलिटी पढ़ के एक बार खत्म कर दो। लेकिन अगर आप यूज टू हो चुके हो उस सब्जेक्ट से, आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आती है, थोड़ी बहुत पॉलिटी आती है, तो क्या करो कि साथ में अब इनको लेके चल सकते हो, क्योंकि पता ही है कि पॉलिटी पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तुरंत आके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो यार। हम्म। तो फिर देखो अब इस वीक का हम चालू करते हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटी और साइंस सबसे पहले चालू करना चाहिए हमें। देखो साथ के साथ इसके साथ इंग्लिश और मैथ्स जो चला सकता है साथ में वो चला लेना। मैं कोई नहीं हूं जो मैं आपको एक एक चीज बताऊं कि ऐसे पढ़ना, ये वाला मत पढ़ना। पर्सन टू पर्सन हर चीज वेरी करती है। मान लो आपको मन कर रहा है यार इंग्लिश को अगर मैं साथ में स्पॉटिंग एरर के लिए ग्रामर पढ़ता चलूं, एक दिन नाउन एक दिन नाउन, तो क्या बात होगी। या फिर अगर आपको लगता है कि मैथ्स की इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, वर्कशीट, हाँ मैथ्स की मेरे मैंने वर्कशीट भी डाल रखी है टेलीग्राम पे, देखा है ना, वर्कशीट है ही। क्यों ना मैथ्स का मैं एक टॉपिक खत्म करते चलूं, क्योंकि सबसे पहले हमें खत्म करना है ना सारी चीजें। तो अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं टारगेट बेस्ड जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं पॉलिटी और साइंस को लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं टारगेट ऐसा करता हूँ, मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम पे, क्या टारगेट रहेगा। पॉलिटी और साइंस एक हफ्ते पढ़ो अच्छे से, फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को। ठीक है, साइंस में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम केमिस्ट्री ले लेते हैं। अभी बुक ये बताओ, बुक किसके पास है, कौन है जो हार्ड कॉपी से पढ़ता है, कौन है जो पीडीएफ से पढ़ता है ऑनलाइन? बुक है सभी के पास? हाँ। हाँ। हम्म। आसान आसान है, हो जाएगा।
एक हफ्ते में पढ़ सकते? बुक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और उनके पास सतबीर है बुक? खरीदा है कोई? नहीं खरीदा है। चलो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। सब एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी पढ़ो, आराम से निकल जाएगा। एक लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मैं भेज देता हूँ उसमें, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना, क्योंकि वो हो जाता है यार कॉपीराइट, फिर मैं डिलीट कर दूंगा उसे, ठीक है। लक्ष्मीकांत की पीडीएफ भेजता हूँ। और एनसीईआरटी की तो डाउनलोड ही कर लोगे वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफ साइंस। और जो बुक से पढ़ते हैं वो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं भी हमेशा बुक से ही पढ़ा हूँ, बुक से मजा आता है। ठीक है, जो खरीद सकते हो खरीद लेना। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से 100 रुपए की आएगी नाइन्थ की, 100 आएगी टेंथ की, मुझे याद नहीं है रेट। और लक्ष्मीकांत शायद 400 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, कोई बुक लेना चाहता है बुक ले सकते हो, किसी को नहीं लेना है तो पीडीएफ से पढ़ लो। पीडीएफ से पढ़ पाते हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना। और 9 10th की तो खरीद ही लो, 100 100 रुपए की है। वेस्ट नहीं होगा यार ये, उसको बार बार पढ़ोगे ना। ठीक है, बुक्स पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किस पे करेंगे यार। हम्म। ठीक है, जो बुक ले सकते हैं वो बुक ले लेना। और जो पीडीएफ वाले, जिन्हें पीडीएफ पसंद है, जो पढ़ पाते हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो मैं उसके लिए वो भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री चालू करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये पढ़ लेना। वीडियो अवेलेबल है ही, पहले एक बार वीडियो देख लेना, और उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना है। कुछ मत सोचना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के सीखते जाना चीजों को। और पॉलिटी में कहाँ तक पढ़ के आओ, 4 चैप्टर ये पढ़ो। कौन कौन से है वो मैं अभी भेज देता हूँ यार, मैंने देखा नहीं है ना उसकी इंडेक्स, याद कम है, लेकिन प्रियम्बल पढ़ लेना। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना। ठीक है, जो भी टॉपिक है मैं अभी कुछ देर में टेलीग्राम पे भेजता हूँ, क्या टारगेट है अपना उसको पढ़ के आना, ठीक है। पता ही है ना, ये गाइडेंस प्रोग्राम है, यहाँ मैं बताऊंगा फोकस एरिया क्या है, और टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैं टास्क दूंगा। मैं कोई पर्टिकुलर लाइव ऑनलाइन क्लास जूम पे उस पे नहीं चल रही है, तो सबको क्लियर है ना, पहले ही मैंने बता रखा था कि लाइव क्लासेस नहीं है ये गाइडेंस प्रोग्राम है। जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, असिस्टेंस दे सकता हूँ, ये यही गाइडेंस है। ठीक है, एक एक चीजें मैं पढ़ाने में पढ़ा नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। और जो वीडियो बनाना होगा वो मैं यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। ठीक है, अब बताओ, कोई क्वेरी अब रह रही हो किसी भी तरह की, एग्जाम से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड, या कोई और बात, तो अब बताओ एक एक करके। कुछ नहीं, 11th 12th की कुछ नहीं। अगर इतना कर लोगे 9 10th की, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर है हाइड्रोजन, 12th में, 11th में या 12th में, 11th में मेरे ख्याल से। चल जा, 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोजन, उसका एक, ये रही एनसीईआरटी, लेफ्ट साइड में यहाँ पे टॉपिक है हाइड्रोजन का। ये वाला पेज पढ़ना है, मैं 11th की बात कर रहा हूँ। ये वाला पेज पढ़ सकते हो, उसमें वो दिया हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, याद है? न्यूक्लियर रिएक्टर में वो होता है जो मॉडरेटर और कूलेंट और प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, वो होते हैं ना आइसोटोप, प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये वाले अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, और ड्यूट्रियम यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये थोड़ा सी चीजें हैं, इधर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार सीडीएस में, कि विच ऑफ द आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसका आंसर है ड्यूट्रियम। या फिर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाली जो चीजें हैं ना, वो वाली मैं बाद में बता दूंगा यार। कोई भी और एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, जो भी सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है वो मैं बाद में बताऊंगा। इस एनसीईआरटी का ये पढ़ लो, या तो मैं अपने देखूंगा, मेरे पास जो लिखा हुआ है वो मैं दे दूंगा। हाइड्रोजन वाला अभी याद आ गया तो मैंने बता दिया। और कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। लूसेंट की एक वो आती है साइंस की अलग से, वो कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है रज के, लाइन बाय लाइन, हर चीज डायग्राम सहित, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो, टारगेट? हाँ अच्छा, टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर छूट गया। हाँ देखो यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए टाइम मैनेजमेंट में किसी को, लेकिन मैंने कैसे किया था वो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ आपको, क्योंकि
मुझसे खुद नहीं होता कई बार मैनेज, खुद कई बार मेरे टारगेट्स नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। एक मिनट। देखो यार, टारगेट हाँ जब मैं खुद ही दे रहा हूं अगर वही कर लोगे। सुबह उठो, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, ये चीजें करनी है। अपने हिसाब से देखो, ये दोनों आज कर लेता हूँ, ये अगले दिन कर लेता हूँ, ये अगले दिन कर लेता हूँ। पूरी तरीके से करने की कोशिश करो दिन भर में। साथ में अगर कोई रिवॉर्ड सिस्टम रखना है तो रिवॉर्ड सिस्टम रख लो। रिवॉर्ड सिस्टम जैसे कि होता है इंस्टाग्राम, रील्स, क्योंकि उसको रील्स रोल स्क्रॉल करने में मजा आता है। तो ऐसा कर लो, ऐसा सोच लो कि यार ये दोनों जब कर लूंगा उसके बाद मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा। समझ पा रहे हो थोड़ा सा? क्योंकि हम स्टूडेंट्स ही हैं जो एडिक्टेड है फोन को लेके। काम करने वाले तो वो उनको तो जरूरत है। तो यार ये कर सकते हो। अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है इसका मतलब है हमारा टाइम कहीं ना कहीं जा रहा है। किस में जा रहा है वो देखो, कहाँ जा सकता है। इंस्टाग्राम में जा सकता है, शॉर्ट्स में जा सकता है, कहीं और जा सकता है। थोड़ा बहुत इनका टाइम काट के, पूरी तरीके से जीरो नहीं करना है यार, मैं भी खूब यूज करता हूँ। थोड़ा बहुत हमें इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। तो ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम बना लो अपने लिए कि यार मैं जब ये 3 टॉपिक या फिर ये कर लूंगा। अगर कुछ लोग आवर बेस्ड स्टडी करते हैं, मैंने बीच में किया था, वो भी बहुत ही बढ़िया है। कि अगर दिन के आज 5 घंटे 6 घंटे हो जाएंगे। कुछ लोग आवर आवर वाइज करते हैं ना, 1 घंटे का किया, पढ़ाई की जम के टाइमर लगा के, उसके बाद लिया ब्रेक 10 मिनट का, फिर 1 घंटे की पढ़ाई की, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे का पढ़ाई की, और फिर मॉर्निंग का एक खत्म हो गया। अब मैं शाम को फिर चालू करूंगा ऐसे एक स्लॉट और, तो आज का फिक्स आवर हो जाएगा। है ना, ऐसा भी कर सकते हो। तो यार इसके लिए बस यही है कि सोच लो कि ये चीज करना है, उस करने के बाद कोई रिवॉर्ड सिस्टम टाइप का, कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा या फिर कुछ करूंगा। इस तरीके से मैनेज कर लो यार। यही है, बाकी तो मैं एग्जैक्टली कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, पर शायद ये हेल्प करे। हाँ यार, सब पर्सनल अपना ऊपर है। रीजनिंग मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ एसएससी के बारे में, लेकिन एक बार मैंने दिया था, मुझे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगे। अब मे भी मेरे टाइम आसान आया हो सकता है मेरा सेट आसान आया हो, लेकिन एसएससी सीजन मैंने दिया था, प्री वाला हो गया था। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है था। अब मुझे टफ नहीं लगा यार ये, मेरे सेट का। रीजनिंग रीजनिंग इजी है, बड़े आराम से कर सकते हो सीडीएस के साथ भी। मुझे क्लियर पता नहीं है कि क्या क्या इसमें है। जैसे कि रीजनिंग के क्या क्या क्वेश्चन थे, मुझे लगता है मैंने एफकेट के लिए पढ़ाई की थी ना, तो हो सकता है इसलिए। हाँ, अच्छा सेम है तभी। हाँ, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि तुमने दो अलग एग्जाम को लिया है। अगर तुम सीडीएस के साथ कहते कि मैं गेट लेके चल रहा हूँ, तो मैं कहता कि भाई अब तुम्हारा अलग हो गया ना। या फिर तुम कहते कोई और, कोई और एग्जाम क्या होता है। ये तो एक ही जैसे एग्जाम है यार, इसमें बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी ना आएगा। आराम से ले लो। इंग्लिश इसमें है, इंग्लिश इसमें है, जीके इसमें है, जीके इसमें है। इनकी जीके थोड़ी सी वन लाइनर है, सीधा सीधा थोड़ा पूछते हैं कि ये वाली इमरजेंसी कब हुई, वो वाली इमरजेंसी कब हुई। इसके लिए क्या है, तुम्हें यूपीएससी के पैटर्न की तरह डीप स्टडी थोड़ी सी करनी है। अब कहाँ कहाँ करनी है वो ध्यान में रखना। अब ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ आया नई स्कीम, पूरे स्कीम के बारे में पढ़े जा रहे हो, खोल ले विकिपीडिया। है ना, इतना नहीं करना है। पता रहना चाहिए कहाँ पढ़ना है, बस। वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ते चले जाओगे खत्म ही नहीं होगा यार, कुछ खत्म नहीं होगा। और तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो सीजन, मुझे ऐसा लगता है। एक ही तरीके के एग्जाम है। इसमें शायद मैथ्स का लोचा ज्यादा होता है, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स वॉर्ट्स पे आजकल मैंने देखा है कुछ मैथ्स, शायद इसमें ज्यादा क्वेश्चन करके आने होते हैं। तो मैनेज कर सकते हो आप इसको। हाँ लेकिन उसमें वो है शायद, बहुत ज्यादा करने होते हैं ना, कुछ ऐसा होता होगा। अच्छा हाँ। हाँ ठीक है, फिर आज का सिस्टम खत्म करें, अगर हो गया हो सबका। संदीप, टाइम मैनेजमेंट का भी हो गया, मैं बता पाया। टाइम मैनेजमेंट देख लेना यार, ऐसे ही टारगेट कंप्लीट करके अपने हिसाब से। और मोटिव याद रखो यार, क्यों कर रहे हो उसको प्रिपेयर। है ना, तो एक खुद ही से ऑटोमेटिक अंदर से पुश आ जाएगा कि यार
पढ़ना है यार, करना है। तो खुद ही आप जो है अपने टारगेट कंप्लीट कर लोगे और होता जाएगा यार। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में हो सकता है टारगेट ना कंप्लीट हो, विथ टाइम 2 दिन 4 दिन 8 दिन लगेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि हाँ अब आप कर पा रहे हो चीजें। ठीक है संदीप। ठीक है फिर आज का खत्म करते हैं, है ना सतबीर संदीप। मैं वो भेज देता हूँ थोड़ी देर में, खाना वाना खा के। और उन चीजों को कंप्लीट करो। हाँ जी। और पॉलिटी कहाँ से करनी है उसकी प्लेलिस्ट एक दी हुई है ना, वो भी भेज दूंगा। चलो आराम से उसको पढ़ो, वीडियो देख लो, सारी चीजें लाइन बाय लाइन पढ़ लो। ठीक है, अगली बार मिलेंगे। ओके जी, ओके। ओके बाय, थैंक यू। टेक केयर, बाय। थैंक यू। संदीप कुछ कहना है क्या? अच्छा, 1-2 जून के आसपास, 5 जून के आसपास से फ्री हूँ। जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो फिर भी प्योर है यार, प्योर है रगड़ के। पूरी चीजें पढ़ो, पूरी चीजें क्या, ये 4 चीजें। अच्छा तुमने तो जब वो लिया हुआ है बीए में भी तो कुछ चीजें पढ़ी होगी ना यार, पॉलिटी वगैरह तो। क्या पढ़ा है? लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा फिर तो यार, नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ाते हैं वहां पे? हाँ यार, इसको नहीं कहते ना पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ का मतलब है उसको 6 बार पढ़ो। 6 बार पढ़े हो? एक बार पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते हैं, वो तो नॉवेल हुई, पढ़ लिए, हो गया। वी हैव टू स्टडी द सेम थिंग 5 बार 4 बार, उसके बाद कहो कि सर मैंने पढ़ा नहीं हुआ। एक बार पढ़ने को पढ़ने कहा होता तो कितनी किताबें अभी तक पढ़ ली होती हम लोग एक साल में यार। अब वही चीज दोबारा पढ़ो, 60% का तो रिटेन हुआ ना, दोबारा उसको पढ़ो, 65% रिटेन होगा, 70% होगा। दिमाग तो भाई पावरफुल चीज है, पढ़ोगे स्टोर होगा, फिर भूलो, फिर पढ़ो, अगली बार वो कम टाइम लगेगा। तो जब पूरी तरीके से सारी चीजें आ जाएंगी ना, फिर तुम क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, फिर कभी नहीं कहोगे कि आउटपुट नहीं निकल रहा, क्योंकि आप पढ़ लिया है ढंग से। हम्म। यार इंग्लिश करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी यार इंग्लिश। अब तुम यूपी बोर्ड से हो, तो तुम्हारे मन में भी एक फैक्टर बैठा हुआ होगा कि बाकी लड़कों को इंग्लिश ज्यादा आती है ना। और अब तुमने स्पीकिंग में मेरे ख्याल से इतना नहीं किया होगा, किया है? इंग्लिश स्पीकिंग किया होगा पर इतना नहीं किया होगा। हम्म। करनी पड़ेगी यार इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखो, कोई या तो बुक ले लो, नीतू सिंह वाली। नीतू सिंह जानते हो? अच्छा, क्या चीज है? क्या मैंने एसपी बख्शी, अच्छा बख्शी, हाँ एक किताब मैंने नाम सुना है। मैंने नाम सुना है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है उस किताब को, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने नीतू सिंह पढ़ी है सिर्फ, और वो ठीक लगी मेरे को। एसपी बख्शी भी ठीक होगी, कुछ नहीं है यार, हर चीज सब सेम है। एक बार पढ़ने से फिर नहीं होगा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर सोचो मैंने बख्शी पढ़ ली है, जा रहा हूँ क्वेश्चन करने, हो गए नहीं, करोगे हो गए नहीं, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन किया, तो मैं समझो कि 2 राउंड तो मारना ही है। उसके बाद फिर से बख्शी पढ़ो, फिर से रूल पढ़ो। अच्छा यहाँ पे ऐसे है, खुद काम करना पड़ेगा यार, खुद काम करना पड़ेगा। मैं रास्ता बता सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। नोट्स जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं होगा। उसकी इंग्लिश पढ़ो, जहां से जो कंटेंट मिल जाए, कोई अपना पराया मत देखो, जिसका ठीक लगे उसका पढ़ लेना। और क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके अटेम्प्ट करना इंग्लिश में, है ना। ये होगा कैसे? ज्यादा अटेम्प्ट होंगे कैसे? जब पढ़ लोगे। पढ़ना किस तुम्हें है ना। अब जैसे ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने आज ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हें इंग्लिश पे काम करना है। कुछ लोग अभी हवा में होंगे, वो जीके पढ़ते रहेंगे, वो इंग्लिश पे फोकस ही नहीं करेंगे। लेकिन तुम इंग्लिश भी साथ में एज अ सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश का भी मैं 2-3 दिन बीच में लूंगा। अभी पॉलिटी और साइंस मैं सोच रहा हूँ पहले खत्म कर लेते हैं 15 दिन के अंदर।
और तुम लोग ऑनेस्ट रहो यार, मतलब जो टास्क है कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो। किस चीज के? पॉलिटी है, अच्छा अच्छा। हिंदी में पढ़ रहे हो? फिर तो यार एरर ना हो जाए, मैं बताऊंगा इंग्लिश में सब। समझ में आ जाएगा पक्का? पक्का ना, नहीं तो फिर मैं रिफंड कर दूं पैसे तुम्हारे, बताओगे बर्बाद हो गया, बाद में कहोगे कि लड़के ने पैसा खा गया मेरा। हम्म। जो तुम सीडीएस का पेपर दोगे, जीके वाला, वो तुम हिंदी में देते हो पढ़ के कि इंग्लिश में? अच्छा, यानी कि तुम, हिंदी तुम्हारा प्राइमरी है। मैथ्स के जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, दोनों में आता है तुम्हें? हिंदी में जो उसे कुछ कहते हैं, रेखा का अंकित करते हुए वो बताएं, ऐसे समझ जाते हो? पूरा समझ आ जाता है? डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं हिंदी में? ऑकलैंड की अवकलन। अच्छा, ठीक है। फिर तो अगर तुम्हें कहीं बीच में लगे कि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो नहीं ठीक है, तो तुम बताना, मैं पैसा रिफंड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है तुम्हारा, समझ आ जाती है, बोल भी लेते हो, बस तुम्हारा जो पढ़ने का वो है वो तुम्हारा हिंदी है, ये मतलब है ना? ठीक। नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटी लोगे, वो कैसे पढ़ोगे, हिंदी या इंग्लिश में? यार एरर तो आ ही जाएगा यार, मैं जो बताऊंगा कि नहीं आएगा, देखो मैंने तो तुम्हें फिर थोड़ा ज्यादा ही करना है यार, तुम ट्रांसलेट करोगे, समझ आ जाएगा ना? हम्म। तो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में ही पढ़ो, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, ये अगर कोई एग्जाम होता जिसको क्लियर करके तुम्हें नौकरी लेनी होती, तो मैं कहता चाहे इंग्लिश पढ़ो चाहे हिंदी पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर एसएसबी है। हम्म। हम्म। नहीं देखो, इंग्लिश हिंदी मैं कोई वो नहीं हूँ, मुझे दोनों भाषाएं बहुत पसंद है, बल्कि मुझे हिंदी ज्यादा पसंद है। मैं हिंदी में पढ़ता लिखता, हिंदी उर्दू इंग्लिश। लेकिन क्या है कि इस एग्जाम के लिए, इसके बाद तुम्हें देनी है एसएसबी, है ना, एसएसबी इंटरव्यू, वहां हिंदी अलाउड नहीं है। तो इंग्लिश पे तुम्हें थोड़ी सी कमांड ज्यादा होनी चाहिए, है ना? इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश इंप्रूव करो। इंग्लिश पे कमांड कम नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंग्लिश पे अच्छे से काम करते रहना, ठीक है? हाँ, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाँ। ठीक ठीक है। पर और इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है ना? अभी तुम्हें भी पता होगा कि अभी तुम इतने लेवल पे हो और इतना जाया जा सकता है। तो ये तो अच्छा है कि तुम्हें आती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो मैं वो कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट करते रहना इंग्लिश में, है ना? बस। क्या चीज? आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी, प्रयागराज। ओके, सो आई विल बी सेंडिंग यू द टास्क by today itself, and try to complete your targets. पीवाई क्यों बताना छूट गया यार, सब लड़के चले गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चाहे तो कोई एक बुक मंगा लेना, ठीक है? दिशा की है किसी? नहीं ना, बताओ। यार मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, बोली देखा है या नहीं देखा है? मैंने तो उसमें साफ साफ बताया। हाँ। अच्छा, ठीक है, हो सकता है ना दिया हो सकता है ना दिया हो। तो इन चीजों के लिए घबराना नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया। ऐसे ही जो और काम की चीज है जो नहीं दिया, वो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाएगी। बिल्कुल घबराओ मत। मैं किसी वीडियो में हाइड्रोजन वाला, केमिस्ट्री का जो मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें आती हैं हाइड्रोजन का, कुछ चीजें आती हैं उसका, कंपाउंड का, वो मैं खुद ही बता दूंगा। 11th 12th पढ़ना ही नहीं है। बाकी 12th की अगर तुम्हें फिजिक्स चाहिए हो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वो भेज रखा हूँ नोट्स, फॉर्मूले की। हाँ, कुछ मत पढ़ना, वो काम का नहीं है। सिर्फ 9th 10th पढ़ो, बहुत टाइम बचेगा तब, तब भागना है 11th 12th में। पहले कंप्लीट तो करते चलो, ठीक है? चलो फिर, ओके, बाय बाय। बाय। जय हिंद।